Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we are going to start the third part of features of constitution. So in first part and second part we have already covered some basic features of the constitution. In this part we are going to cover some advanced features of the constitution. So let's start. The important feature of Indian constitution is the parliamentary sovereignty and judicial supremacy. On one hand, our parliament is sovereign, but it has no complete sovereignty. On other hand, our our judicial courts are supreme, but they do not have the complete supremacy. In India, we have mix of judicial supremacy and parliamentary sovereignty. ठीक है, एक तरफ तो पार्लियामेंट सोवरेन है और दूसरी तरफ जुडिशरी सुप्रीम है. ठीक है, ना ही पार्लियामेंट्री कंप्लीटली सोवरेन है, ना ही जुडिशियल कंप्लीटली सुप्रीम है. ना ही पार्लियामेंट्री कंप्लीटली सोवरेन है और ना ही जुडिशियरी कंप्लीटली सुप्रीम है. ठीक है, वी हैव मिक्स ऑफ बोथ, मिक्स ऑफ एंड सिंथेसिस ऑफ बोथ, दैट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. So how can you say that the Indian Parliament is not completely sovereign? Because there is a written constitution. ठीक है, Parliament has to make laws according to the provisions of the constitution. अगर उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन, लॉ, पॉलिसीज अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उनको कोर्ट क्या कर देगा? जुडिशियली, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा. ठीक है, सिमिलरली पार्लियामेंट उन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें कोर्ट किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकता. ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करेगा तो जुडिशियरी उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी. और अगर वो अपनी जगह सही है पार्लियामेंट, तो वो कोई सा भी लॉ बना सकती है इन द पार्लियामेंट. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन मेक any law on the subjects given in the union list and concurrent list. ठीक है, so that's why we can say that we have parliamentary sovereignty and judicial supremacy. ठीक है, we have synthesis of both, we have synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. So like British Parliament, the Parliament of India is not fully sovereign. ठीक है, एज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वेरियस लिस्ट सच एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो इन लिस्ट के थ्रू हमने पावर्स को डिवाइड कर दिया बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज फुल्ली सोवरेन बॉडी, क्योंकि वहां पे कोई किसी तरह का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी तरह का लॉ एनेक्ट कर सकती है, कोई भी लॉ पास कर सकती है. लेकिन उसमें क्या होता है, वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं उनको उस पर्टिकुलर एक्ट को काउंटर साइन करना होता है, उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो उनके पास में एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनको सोवरेनिटी पूरी तरीके से दे रखी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को. लेकिन इंडिया में इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते मिनिस्टर्स, इसलिए पूरी सोवरेनिटी भी नहीं दे रखी पार्लियामेंट को. इसलिए यहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को वर्क करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को लॉज और पॉलिसीज पास करने होते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लिमिटेशंस ऑन द पार्लियामेंट इन इंडिया. That's why we can say that the Indian Parliament is not fully sovereign because it has to work according to the written constitution. India has mix of both. ठीक है, we have already talked about this कि India has mix of both parliamentary sovereignty and judicial supremacy. The power of judicial review of Indian Supreme Court is narrower than the Supreme Court in the USA. Narrower. ठीक है, इंडिया में जो जुडिशियल सुप्रीमेसी, किसी भी लॉ को रिव्यू करने का जो पावर है वो नैरो है. ठीक है, वो कम है इन कंपैरिजन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन बिहाइंड दिस इज
In USA, they have due process of law, and in India, we have procedure established by the law. This is the difference. This is USA and this is India. In India, we have procedure established by the law, and in USA, we have due process of law. And what is the meaning of due process of law and procedure established by the law? In due process of law, लॉ के अंदर का जो कंटेंट है उसका एक सब्सटेंटिव कंटेंट, लॉ के अंदर कंटेंट क्या है और उसका पास होने का जो प्रोसीजर है, इन दोनों पे फोकस करते हैं। ठीक है, उसका कंटेंट भी करेक्ट होना चाहिए, लॉ का जो पर्टिकुलर लॉ पार्लियामेंट बना रही है उसका कंटेंट भी करेक्ट होना चाहिए, और उसका जो प्रोसीजर है पास होने का पार्लियामेंट के अंदर, वो दोनों करेक्ट होने चाहिए। वो दोनों लोगों के राइट्स पे किसी तरह का लिमिटेशन नहीं लगाना चाहिए, वो नेचुरल राइट्स को किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नेचुरल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो कोई भी लॉ जिसका कंटेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और वो पास हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द करेक्ट प्रोसीजर विद इन द लेजिस्लेचर, तो उस पर्टिकुलर लॉ को हम क्या कहेंगे? वैलिड कहेंगे इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें कंटेंट और प्रोसीजर, उसका जो पास होने का प्रोसीजर है, दोनों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो इंडिया में है, उसमें हम उसका प्रोसीजर जो है, किस प्रोसीजर से वो पास हुआ है लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है, उस पे फोकस कर रहे हैं। अगर ऐसा लॉ जिसका प्रोसीजर सही है और वो किसी राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको बहुत इजी नहीं होगा इंडिया के अंदर वॉइड डिक्लेयर करना सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयर सिचुएशंस में, जब तक एक्सट्रीम राइट वायलेट नहीं हो जाते, खुद से एक्शंस नहीं लेगा। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में लोगों के बेसिक राइट्स बहुत बार वायलेट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों के बेसिक राइट्स इन्फ्रिंज हो सकते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएसए में है, वो सुप्रीम कोर्ट को लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा पावर देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास वहां पे ज्यादा पावर है जुडिशियल रिव्यू की। अगर ऐसा कोई लॉ जो पर्टिकुलर फर्स्ट इंस्टेंस में किसी तरह का लोगों के नेचुरल राइट्स को वायलेट करेगा, then Supreme Court will declare that particular law as constitutionally invalid. But in India, it is very difficult for the Supreme Court to declare in the first instance any law as constitutionally invalid in case that law is infringing or violating the basic laws of the citizens, basic rights of the citizens. So this is the difference between the due process of law and procedure established by the law. तो इंडिया में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, एंड इसमें यूएसए में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए हैव ब्रॉड जुडिशियल रिव्यू पावर्स इन कंपैरिजन टू द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। एंड वी हैव द मिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। और यही एक रीजन भी, ये एक रीजन भी है कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सट्रीम पावरफुल नहीं है। ठीक है, उसके पास कंप्लीट सुप्रीमेसी नहीं है, बिकॉज वी हैव प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। इमरजेंसी प्रोविजंस, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने को इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 352 टू 360। ठीक है, आर्टिकल 352 से लेके 360 इमरजेंसी प्रोविजन से डील करते हैं, इमरजेंसी से डील करते हैं। These provisions are actually helpful in dealing with the unforeseen situation. ठीक है, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, किसी तरह का कंट्री में डिस्टर्बेंस आ गया, तो उससे ये डील करने के लिए हेल्प करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। एंड आर्टिकल 352 से लेके 360 तक दिए हुए हैं इमरजेंसी। एंड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, second is
presidential rule, also known as the constitutional emergency, under Article 356 and 365. ठीक है? And the financial emergency in Article 360 of the Indian Constitution, when the credit of India is in danger. So these are the three types of emergency provided by the Indian Constitution. ठीक है? नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से लेके 1977 तक, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. क्रिटिसिज्म हैव फेस्ड बाय द इंदिरा गांधी फॉर दिस इमरजेंसी. ठीक है? प्रेसिडेंशियल रूल बहुत बार लगता रहता है. अभी थोड़े दिनों पहले बंगाल में, कुछ सालों पहले बंगाल में लगाने के लिए इसको डिमांड करा था. ठीक है? और इस ये पहले केरला में भी लग चुका है. ठीक है? केरला में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल. फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. ठीक है? सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बिकम ऑल पावरफुल. सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाती हैं. एंड आवर फेडरल सिस्टम विल बिकम द यूनिटरी वन विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब सारी की सारी पावर किसके पास चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में. ठीक है? फेडरल कौन सी गवर्नमेंट होती है? जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. एंड बिकॉज ऑफ इमरजेंसी all powers came to the central government. That's why the system will become the unitary one. Okay? During emergency, central government become all powerful and state government came under the control of central government. Federal government become unitary one without the formal amendment of the constitution. किसी बिना किसी amendment के अपना federal system एक unitary system में convert हो जाता है. This is the emergency provisions in the constitution of India. Next is universal adult franchisee. What is universal adult franchisee? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है कि जो लोग 18 इयर्स के कंप्लीट हो गए हैं या 18 इयर्स से प्लस हैं उन सबको वोटिंग राइट्स हैं. तो अपनी कंट्री के अंदर जो लोग 18 इयर्स के कंप्लीट हो चुके हैं और 18 इयर के प्लस हैं, ऑल हैव राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ऑल हैव राइट टू कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है? और अपनी वोटिंग एज अपन ने रिड्यूस करी फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988. ठीक है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने 1988 में एनेक्ट करा था. ठीक है? और इससे हमने 1989 से हमारी जो वोटिंग एज है उसको 21 से रिड्यूस कर दिया 18 इयर्स. सो राइट नाउ all the peoples who have attained the age of 18 years have right to cast their vote to elect their representatives. This is the universal adult franchisee. ठीक है? इसको 1988 में एनेक्ट करा था. एंड व्हाट इज द रीजन कि वी हैव रिड्यूस्ड आवर वोटिंग एज? एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हमारे चाहते थे स्टार्टिंग में कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इन द इलेक्शन प्रोसेस. ठीक है? दिस विल अल्टीमेटली मेक आवर डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड. ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग प्रोसीजर में, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में. तो इससे हेल्प क्या होगी? इससे हमारी डेमोक्रेसी हो जाएगी ब्रॉड बेस्ड. ठीक है? इससे हमारे जो सिटीजन्स को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी. ठीक है? उनमें एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ nation building. They are also participating in the process of cherishing the goals for nationalism, for the nation building. ठीक है? तो इसलिए हमने हमारी जो वोटिंग एज है उसको 21 से 18 इयर्स रिड्यूस कर दिया. उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा, उससे उनकी डिग्निटी बढ़ेगी. ठीक है? सो दिस इज हाउ रिड्यूसिंग एज फ्रॉम 21 to 18 years will help in the long run. So that's it from my side. The remaining features we will cover in our fourth part. Thank you.